नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज हम जो है पार्ट 14 देखेंगे। जनरल स्टडी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। यूपी जीडीसी, जीआईसी और पीजीटी एग्जाम के लिए ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। 30 पहला प्रश्न है, मूल ढांचे के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, इसे पहली बार गोलकनाथ मामले में पेश किया गया था। ऑप्शन बी है, यह अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है। ऑप्शन सी है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में स्पष्ट किया गया है। और ऑप्शन डी है, इसे 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। तो मूल ढांचे का सिद्धांत जो है 1973 में केशवानंद भारतीय केस में सबसे पहले आया था सामने। और इसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है वो कोई भी ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिससे भारतीय संविधान का मूल ढांचा जो है प्रभावित होता हो। उसने मूल ढांचे के संदर्भ में जो है अपने अलग अलग जजमेंटों के माध्यम से कुछ सिद्धांत दिए, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता नहीं चेंज होनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी है भारत की, ऐसा आप कोई परिवर्तन न करें जिससे भारत की डेमोक्रेसी प्रभावित हो, भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित हो, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट प्रभावित हो। ठीक है, तो इस तरह एक तरह से देखा जाए तो यह अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है मूल ढांचे का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के लिए संविधान सभा की अवधारणा का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी 1934, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1936, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी है सर्वदलीय सम्मेलन। तो आपको बता दें कि भारत के लिए संविधान सभा की अवधारणा का प्रस्ताव सबसे पहले एम एन रॉय ने 1974 में रखा था, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे पहले जो है स्वराज पार्टी 1934 में दी थी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। और स्वराज पार्टी का आप जानते हैं कि जनवरी 1923 में इलाहाबाद में इसका गठन हुआ था और इसके प्रेसिडेंट जो थे वह चित्तरंजन दास थे, जबकि सेक्रेटरी की बात की जाए तो मोतीलाल नेहरू जो है इसके सेक्रेटरी थे। कौन था? मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये याद होना चाहिए, ये फैक्ट है, एडिशनल फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, अप्रैल और अक्टूबर में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी जो है IMF जारी करता है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकते हैं? ऑप्शन ए है आर्टिकल 124, ऑप्शन बी है आर्टिकल 131, ऑप्शन सी है आर्टिकल 143 और ऑप्शन डी है 148 आर्टिकल। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, जिसमें मूल अधिकारिता जो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात जो है अनुच्छेद 131 में की गई है। और रिव्यू ऑफ जजमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा उसका रिव्यू कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है उस पर, ये जो है आर्टिकल 137 में बात की गई है। और 148 में जो है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स यानी कि CAG की बात की गई है। तो यहां है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकते हैं, तो अनुच्छेद 143 के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 143 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गोदीवाड़ा का प्रमाण है? यानी कि डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब जहां नाव जो है खड़े किए जा सके और उनका मरम्मत का भी कार्य हो सके। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें कालीबंगन, लोथल, बनवाली और कोटदीजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी नंबर जो है लोथल जो है फेमस था। इसी तरह अगर बात की जाए कि अग्निकुंड कहाँ मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से, तो ये हो जाएगा आपका कालीबंगा से। ठीक है, जबकि किलेबंदी के प्रमाण जो मिले हैं वो आपके मिले हैं बनावली से। ठीक है, किलेबंदी के प्रमाण। और मोहनजोदड़ो में जो है महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मामला किसके इर्द गिर्द घूमता है? ऑप्शन ए है महिलाओं का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन बी है सहमति की आयु और वैवाहिक अधिकारों की बहाली, ऑप्शन सी है विधवाओं के लिए संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी है सती प्रथा का उन्मूलन। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि 1884 का रखमालाई का जो मामला है ये क्या है। रखमाबाई जो थी वो उनकी 11 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई थी और वो अपने पति के साथ नहीं रह रही थी। 1884 में उनके पति ने केस कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें 1888 में समझौता हुआ कि ये जो है अलग रहेंगी और इसको सेटलमेंट कर दिया गया। ठीक है, और चूंकि इनका कम उम्र में शादी हुआ था तो यहीं से जो है बाल विवाह प्लस महिला अधिकार प्लस एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 बनाया गया, इन्हीं से प्रेरित होके। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि रखमाबाई जो मामला था ये
बाल विवाह के विरुद्ध लड़ी, अपने शिक्षा के लिए लड़ी, ठीक है, और किसी भी जोर जबरदस्ती जो है इन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया था। तो इसके कारण जो है भारत में बाल विवाह, महिला अधिकार और शादी की सहमति का मामला आगे बढ़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्रांस हिमालयी नदी? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सतलज नदी और ऑप्शन डी है रावी नदी। तो आपको बता दें कि इसमें सतलज नदी जो है वो ट्रांस हिमालयी नदी है। ट्रांस हिमालयी नदी उसको कहते हैं जो प्राचीन समय से बह रही थी, हिमालय से उत्पत्ति से पहले से, ठीक है, और आज भी जो है हिमालय को काट कर बहती हैं। तो ऐसी 3 नदियां हैं, इंडस यानी कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रांस हिमालयी नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्यूरोसियो जलधारा एक है। क्यूरोसियो जलधारा, तो क्यूरोसियो जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में एक गर्म जलधारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा। तो आइए देख लेते हैं कुछ धाराओं के नाम और वो कहाँ बहते हैं। तो देखिए यहाँ जो रेड से एरो बनाया गया है वो जो है गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। तो क्यूरोसियो जो है ये प्रशांत महासागर में बैठती है। इसी तरह जो है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया धारा जो है ये भी प्रशांत महासागर में बहती है। अगुलास धारा जो है ये हिंद महासागर में बहती है। इसी तरह जो है ब्राजीलियन धारा जो है और गल्फ स्ट्रीम ये जो है अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म जलाएं हैं। और अलास्का कहाँ बहती है? ये जो है प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधाराएं हैं। और जितने भी ब्लैक से हैं ये सभी जो है ठंडी धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको बता दें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किसी भी वस्तु का भार जो है वृद्धि होती है, ठीक है। इसका कारण है कि जब पृथ्वी का घूर्णन होता है तो अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसका मतलब होता है कि भूमध्य रेखा पर बल अधिकतम होगा और ध्रुवों पर यह बल शून्य हो जाता है अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये बढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपूर्ति और मांग, ऑप्शन बी है धन का वितरण, ऑप्शन सी है मुद्रा का प्रचलन, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये जो ग्रेसम लॉ है ये वास्तव में मुद्रा के प्रचलन से है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। खराब मुद्रा और अच्छी मुद्रा जो प्रचलन में बाहर कर देती है। तो आप जानते हैं कि अगर मार्केट में एक अच्छी मुद्रा है जैसे कि सोना और चांदी की सिक्के बनाए गए हैं और एक खराब मुद्रा है जो नोट है, ठीक है, तो जो अच्छी मुद्रा है अगर उसकी कीमत लगातार बढ़ेगी और लोग जो है उसको रिजर्व करने लगेंगे तो खराब मुद्रा के जो है वैल्यू गिरने लगेगी और मार्केट में इसी का प्रभाव रह जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम ग्रेसम लॉ। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मुख्य रूप से मिनमाता रोग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है नाइट्रेट। तो मिनीमाता रोग जो है वो जापान के मिनीमाता शहर में एक तालाब में जो है पाया गया था। और ये जो रोग है ये वास्तव में मरकरी जो है इंडस्ट्री से निकल के जब उस तालाब में जाने लगी तो जिसके कारण जो वहाँ मछलियाँ थी उनको ये रोग हो गया था, मिनीमाता रोग कहा गया, क्योंकि उनमें मरकरी की अधिकता हो गई और व्यक्ति जब खाता है तो उसको भी मिनीमाता रोग हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 61वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 91वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। जब ये जोड़ा गया था तो ये कहा गया कि 1/3 अगर उस पार्टी के कुल मेंबर अगर बाहर निकल जाते हैं तो उसे स्प्लिट नहीं माना जाएगा बल्कि मर्जर माना जाएगा, इससे सदस्यता नहीं जाएगी, ठीक है। बाद में इसको चेंज करके दल बदल को रोकने के लिए 2/3 कर दिया गया। अगर किसी पार्टी के 2/3 यानी कि 2/3 सदस्य अगर तोड़ के निकलते हैं बाहर तो उसको मर्जर कहा जाएगा। अगर उससे कम जो है निकलते हैं तो उसको मर्जर नहीं स्प्लिट कहा जाएगा। इस स्थिति में उनकी सदस्यता जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि लाहौर सेशन 1929 में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और आपको बता दें कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है वो 1931 के कराची सेशन में पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों हैं? तो ये जो है अग्नाशय है, ऐसी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है, दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं।
और जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान में 9वीं अनुसूची किसके प्रधानमंत्री काल में पेश की गई थी? तो ये सभी जानते हैं कि पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि सुधार कानूनों को संरक्षित करने के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू के काल में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए।